हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम सीटेट का ईवीएस का जो थ्योरी पार्ट है वो कर रहे हैं। अभी तक हमने 2 क्लास कर चुके हैं, ये हमारी तीसरी क्लास होगी। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो कल मैं एक जब टिकट के बारे में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर PRN बोल दिया था। तो वो क्या होता है, PNR होता है। PRN नहीं होता है, PNR होता है। P फॉर पैसेंजर और रेलवे के अनुसार नेम होता है, N फॉर नेम होता है और R फॉर रिकॉर्ड होता है। लेकिन जो NCERT बुक में दिया है उसमें क्या होता है, P फॉर पैसेंजर, N फॉर यहाँ पे नंबर होता है और R फॉर रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। जो हमारा जो सीटेड वाले हैं वो सीटेड वाले हैं जो वो क्या मानते हैं, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड मानते हैं। PNR का फुल फॉर्म। और एक कल सेल का मैं हिंदी नहीं बता पाया था। सेल, CELL। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। कोशिका। सेल मतलब सेल का हिंदी क्या होता है, कोशिका होता है। तो कल हम तो कहाँ तक पढ़ चुके हैं, कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि क्लाइंबिंग यानी चढ़ते समय बॉडी का कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए और बॉडी सीधी होनी चाहिए। यानी जब भी पहाड़ पर चढ़ेंगे तो हमारी बॉडी की शेप कैसी होगी, हमको 90 डिग्री पर हमारा बॉडी का शेप होना चाहिए। जो विछेंद्री पाल थी, फर्स्ट इंडियन वोमेन थी और 5th इन वर्ल्ड। यानी जो विछेंद्री पाल थी वो ये थी हिमालय पर मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वाली कौन सी महिला थी, पहली इंडियन महिला थी। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में इनसे पहले कितने लोग चढ़ चुके थे, 4 लोग चढ़ चुके थे और 5वां ये हमारी विछेंद्री पाल जी थी। जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये तो सब लोग जानते होंगे, ये बहुत रिपीटेड चीज़ है। जो नाकुरी गांव है ये कहाँ है, गढ़वाल में है। इसकी ज़्यादा उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जो ये सबसे इसको इम्पोर्टेंस में मेन क्या बोलते हैं, VI क्वेश्चन में लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है, उत्तरकाशी। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वहीं पे ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। और वहीं पे क्या होता है, जो लोग भी पहाड़ पे चढ़ने जाते हैं उनकी वहाँ पे क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ऐसे नहीं कि घर से सुबह जगह कहे कि चलो पहाड़ चढ़ के आते हैं, तो ऐसे नहीं पहाड़ चढ़ा जाता है। उसके लिए एक प्रॉपर क्या होता है, वो उसके लिए एक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। क्या क्या करने, कैसे कैसे मतलब सिचुएशन आएगा तो उसको फेस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है। सर्वाइवल कैसे करना है वहाँ पे, बिना खाए कितने दिन रह सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें होती है। जो अब जब माउंटेनिंग जब मैंने पहाड़ पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे तो 56 भोग मिलेगा नहीं। तो वहाँ पे जो भी चीज़ें हमारे पास लिमिटेड चीज़ होती है उसी से कैसे हमको जीना है, उसी से कैसे काम चलाना है, यही सारी चीज़ें तकनीक यहाँ पे बताई जाती है। तो यह नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पे है, उत्तरकाशी, जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वहीं पे है। और इसके गाइडर कौन थे, इसके गाइडर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नाम याद रखिएगा, ये पूछता है कि वो जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उसके जो गाइडर है वो कौन है, तो वो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में बिछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया। कब चुना गया था, 1984 में। और कितने लोगों की टीम थी, 18 लोगों की टीम थी और जिसमें कितने 7 महिलाएं थी। जो 73 मीटर जब ये लोग चढ़ रहे थे तो जब 73 मीटर के ऊंचाई पर 7300 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचे तो वहाँ पे क्या है, बर्फ़ का एक तूफान आया। मतलब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो पहाड़ पे क्या होता है, बर्फ़ होता है। क्योंकि वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, बर्फ़ होता है, ठंडा होता है। हम यहाँ पे धरती पे है तो हमारे आसपास चीज़ है वो सारी चीज़ें गर्म है, तो यहाँ का माहौल क्या गर्म बना रहता है। लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर कुछ है ही नहीं, केवल हवा है। तो वो वहाँ पे कोई भी चीज़ हीट रोकने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो इसलिए जब वो 7300 मीटर यानी 7300 मीटर की ऊंचाई पे गए थे, यानी कह सकते हैं कि 7 किलोमीटर के आसपास जब ऊपर गए थे तो वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे एक बर्फ़ का बहुत बड़ा तूफान आया था। लेकिन उससे वो लोग डरे नहीं, उसका सामना किए और सफलता से उसको पार किए। अब ये कब गई थी, ये गई थी 23 मई 1984 को गई थी, दोपहर के 1:07 पर। और हिमालय की माउंट एवरेस्ट की
कितनी ऊंचाई है, 8,900 मीटर की ऊंचाई पे पहुंची थी। ये डेट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये डेट कौन सा है। 23 मई 1984 कब गई थी, 23 मई 1984, और कितने बजे, 1:07 मिनट पे गई थी। और कितने देर वहाँ पे रही थी, तो वहाँ पे 43 मिनट रही थी। कितने मिनट, और 43 मिनट रही थी। अब आइए आगे जो वो देखते हैं। मुंबई सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, यानी भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है वो कौन है, वो मुंबई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं वो फिल्म सिटी है, वहाँ पे बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारे वो, चूँकि मुंबई को देखेंगे तो वो समुद्र के किनारे भी है। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारा ये जो अ, आयात और निर्यात होता है, जो सामान का आवागमन होता है अपने देश से कहीं और जाता है, कहीं और से पानी समुद्री रास्ते के थ्रू इंडिया आता है। तो वो वहाँ पे एक हब है, बहुत मतलब वहाँ पे कारखाना भी है, वहाँ पे बॉलीवुड भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने के कारण वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं। वहाँ पे आसानी से उन लोगों को जॉब मिल जाती है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, हमारा मुंबई है। अब दिल्ली, अगर मुंबई से आपको दिल्ली जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा, पहले महाराष्ट्र, मुंबई किसमें है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र राज्य को पार करना पड़ेगा, गुजरात को पार करना पड़ेगा, राजस्थान को पार करना पड़ेगा, फिर यूपी में आ गए, और फिर यूपी से कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। एक सीटेड में अब क्या हो रहा है, अब ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको कागज मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर से आपको गुजरात जाना है तो आप किस किस रास्ते से जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको एक क्या करना है, एक इंडिया का मैप ला के अपने जो स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, उसमें लगा लेना है, और मैप को हमेशा देखते रहना है। कम से कम एक बार सुबह, एक बार शाम, जितने भी राज्य हैं उसको देखते रहना है कि कौन कौन राज्य कहाँ पे है। उससे हमारा लगभग 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो ईवीएस में है वो बन जाएगा, उसको हम सही कर लेंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो रोडें होती है वो क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ होते हैं। क्यों होती है, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है। लेह लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर से गुजरना पड़ता है, यानी लद्दाख आप अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर से होते हुए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र में नायलॉन टेंट का प्रयोग होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जो टेंट बनाया जाता है, जो एक घर टाइप पे होता है, जिसको हम लोग टेंट बोलते हैं, उसको कि उस किस चीज़ से बनाया जाता है, तो वहाँ पे ये नायलॉन होता है, उसी से बनाया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये जल्दी मतलब सड़ता उड़ता नहीं है ये, और सब मतलब टेम्परेचर झेल सकता है। लद्दाख लद्दाख को क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इसको रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख के घर लकड़ी के ढाल वाले छत व बर्फ से ढके होते हैं। जो लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वो कैसे, लकड़ी के बनाए जाते हैं, और ढलान वाली छत होती है। क्यों ढलान वाली छत होती है, क्योंकि जब वहाँ पे बर्फ़ जब गिरेगा तो क्या होगा, वो फिसल के गिर जाएगा। इसीलिए वहाँ पे जो छतें होती है कैसी बनाई जाती है, और वो ढलान वाली बनाई जाती है। और जो मनाली कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख में बहुत कम बारिश या बर्फ़ से ढका पहाड़, ठंड, फ्लैट शुष्क के कारण पेड़ पौधे नहीं होते हैं। यानी लद्दाख में क्या है, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पे शुष्कता, यानी जो ये थी वहाँ पे जो गर्मी है, गर्मी मतलब वो कह सकते हैं कि जो हवा में जो गर्मी होता है वो गर्मी वहाँ पे नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे कम उगते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा ये थी जो पेड़ होते हैं वो जो सूर्य होते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और जो हमारा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है हवा में, उस ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करते हैं, वो खाना बनाते हैं। और चूँकि लद्दाख में क्या होता है, बर्फ़ पड़ता है, वहाँ पे सूर्य की किरणें अच्छे से जा नहीं पाती है, तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं सही से उग नहीं पाते, उनका पूरा विकास ग्रोथ नहीं हो पाता है। जो लद्दाख में है, इसको लद्दाख में आप जाइएगा तो जैसे हम लोग अपने यहाँ उत्तर बिहार में क्या करते हैं, वेलकम वेलकम, वो स्वागत है, वैसे ही जब हम कश्मीर में जाएंगे, उधर लेह लद्दाख के एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको लोग स्वागत को क्या कहेंगे, जूले जूले, क्या कहेंगे, जूले जूले। तो और इस स्वागत को क्या कहा जाता है, जूले जूले। या और ये कहाँ कहा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में।
वहाँ पे क्या कैसे दो फ्लोर के बिल्डिंग होती है, पत्थर के मकान, पत्थर एक के ऊपर एक रख के गीली मिट्टी, नींबू, लाइम की लेयर से कवर बनती है, दीवार बनती है, सॉरी दीवार बनती है। यानी क्या किया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रख दिया जाता है और उससे गीली मिट्टी लगा के नींबू लगा दिया जाता है, ताकि नींबू से वहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, और उससे दीवार बनाती है। जो फर्स्ट फ्लोर जो रहता है वो उसमें क्या होता है, उसमें क्या रहता है, जो फर्स्ट फ्लोर जो हम लोग ग्राउंड जिसको बेसमेंट बोलते हैं, उसमें भूरा भरा रहता है, या क्या करते हैं, या तो वहाँ वो भूसा भरा रहेगा, या वहाँ पर माल जाल बांधे रहेंगे। और जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो भी नीचे और निचली मंजिल में आकर रहने लगते हैं। सीढ़ी होती है, लकड़ी की होती है। निचली मंजिल जानवरों के लिए, वही इम्पोर्टेंट चीज़ रखने के लिए। जब ठंड बढ़ जाती है तो स्वयं भी नीचे रहते हैं, यानी जब ठंड बढ़ जाती है तो लद्दाख के लोग क्या करते हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं। जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उस पे क्या होता है, जो ग्राउंड फ्लोर होते हैं उसमें क्या होता है, विंडो नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे ठंडी हवा नहीं जाती है। तो जब ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं। मोटी लकड़ी तने का प्रयोग छत बनाने हेतु किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, जो लद्दाख वाले होते हैं वहाँ पे मोटी जो लकड़ी होती है उसके तने का प्रयोग किस लिए किया जाता है, छत बनाने के लिए किया जाता है। जो लाल मिर्ची, संतरी, कद्दू, पीला भुट्टा लद्दाख में होते हैं। ये कहाँ होते हैं, ये लद्दाख में होते हैं। जो समर सीजन में क्या करते हैं, सब्जी व फल को ड्राई करके यानी सुखा के विंटर के लिए रख लिया जाता है। जब ठंड के कारण उन्हें फ्रेश फ्रूट या सब्जी नहीं मिलती है तो उसी को पका लेते हैं। यानी जो आप लोग जानते हैं ना, सुकटी क्या होता है, जो जब गर्मी होती है तो उस समय जो चीज़ें मिलती है उसको क्या किया जाता है, उसको काट के छत पे डाल के सुखा लिया जाता है। और जब यदि ठंडी पड़ती है या बरसात पड़ती है, हम लोग की तरफ तो मेनली देखा जाता है, तो जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है तो सब्ज़ी नहीं मिलती है, तो उसी को जो सुखा के रखी रहती है मम्मी, उसको क्या करते हैं, उसी को बनाते हैं। उसको हम लोग की तरफ तो बिहार की तरफ सुकटी बोला जाता है। अब आप लोग की तरफ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा। तो उसको क्या होता है, जब फ्रेश सब्जी नहीं मिलती है तो उसी को क्या किया जाता है, बनाकर खाया जाता है। लकड़ी की छत, मोटी दीवार ठंड से बचने में सहायक होता है। जो लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है। लकड़ी हो गया, ये इंसुलेटर का काम करती है, अवरोधक का काम करती है। इससे क्या होता है, हीट पास नहीं होता है। अगर जो ठंडा मतलब हवा है तो वो ठंडा हवा अंदर नहीं जाएगा, अगर जब गर्म हवा है तो वो गर्म हवा अंदर नहीं जाएगा। मतलब जो बाहर अगर जो ठंड है तो ठंड रहेगा, अंदर गर्म है तो गर्म रहेगा। तो इसलिए लकड़ी और मोटी दीवार बनाई जाती है। इससे क्या होता है, इससे मतलब जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो मेंटेन रहता है। यहाँ संकुचित रास्ते, पथरीले सड़कें और कहीं सड़कें नहीं होती है। यानी पहाड़ों पे क्या होता है, कहीं पे संकुचित यानी क्या होता है, बहुत पतला रास्ता होता है, बहुत पथरीला यानी पत्थर वाला रास्ता होता है। और कहीं कहीं ऐसा होता है जहाँ पे रास्ता ही नहीं होता है। चेंगा चेंगाथा चेंग चेंगथा जो ये थी 500 मीटर 500 मीटर पथरीली मैदान है। यानी वहाँ पर चेंगथा क्या है, एक मैदान है जो 500 मीटर ऊपर है। बहुत ऊंचा जगहों पर सांस लेने में दिक्कत होती है, सर दर्द व कमजोरी महसूस होता है, क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ पर लो हो जाता है। यानी जब हम ऊपर जाएंगे तो हमें क्या होगा, वहाँ पर सर दर्द होगा, दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक से खून निकलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कोई पेट्रोल पंप या मैकेनिक नहीं होता। अब पहाड़ों पे आप पेट्रोल पंप खोजेंगे कि कहाँ से पेट्रोल पंप पहाड़ों पे मिलेगा, तो पहाड़ों पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है, कोई मैकेनिक नहीं होता है, कोई भी मिस्त्री नहीं होता है। तो ये रहा हमारा लेह लद्दाख की बात। अब चेंगपा एक जनजाति है, ट्राइब है, पहाड़ियों पर रहते हैं। ये 5,000 मीटर के आसपास है। ये कितने मीटर के आसपास है, 5,000 के आसपास है। यानी ये चेंगपा जो जनजाति है, ट्राइब्स है, वो कहाँ पहाड़ियों पर रहती है और 5,000 मीटर ऊपर रहती है। अपने बकरी व भेड़ के साथ वहाँ पे प्रवास करते हैं। यानी वहाँ पे क्या करते हैं, अपने बकरी जो उनके बकरी भेड़ है उन्हीं के साथ वहाँ पे वो रहते हैं। भेड़ बकरी से ही वो दूध, मांस, खाल, टेंट हेतु कपड़ा, ऊनी आदि मिल जाता है। यानी जो वहाँ पे बकरी होती है, जब ज़रूरत पड़ा क्या दूध का, तो बकरी या
जो उसके भेड़ होती है उससे दूध ले लेते हैं। मन किया क्या, मांस खाने का मतलब मीट को, कभी मन किया पार्टी करने का तो चलो चलो एक बकरी को आज बकरी नहीं बकरा को मारते हैं, आज मटन बनेगा। तो वो क्या होता है वहाँ पे, जब उन लोगों को खाने का मन करता है, जब मांस खाने का मन करता है तो उससे क्या करते हैं, उसी बकरी को मार के उसी को खा लेते हैं। और उसी से क्या करते हैं, उससे खाल निकल जाता है यानी उसका चमड़े निकल जाता है। तो उससे क्या करते हैं, उसका भी मतलब नीचे बिछा उछा के सोने में उसका यूज कर लेते हैं। और जब ये थी जो ये थी क्या बोलते हैं, बकरी होती है, उसके जो बाल होते हैं उससे क्या होता है, उससे कपड़ा बनाया जाता है। इससे क्या होता है, वो कपड़ा बन जाता है, ऊनी आदि का भी और मिल जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है उसी से। हर परिवार अपने जानवरों को एक विशेष चिन्ह लगा कर रखते हैं। यानी जितने भी वहाँ पे परिवार है वो क्या करते हैं, ज़्यादा वहाँ पे परिवार रहते नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 5,000 10,000 वहाँ पे लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, 30 40 50 के आसपास होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपना अपना एक साइन बना लेते हैं और उसी से क्या करते हैं, उसी से अपने भेड़ बकरी को पहचानते हैं कि ये मेरी है। और जब धोबी कपड़ा ले जाते तो हम पहले सोचते, हम लोग क्या सोचते हैं कि कैसे पहचानता होगा ये किसके घर का है। तो वो भी एक क्या करता है, ये कि कोड बनाया हुआ है, तो उससे क्या करता है, वो कोड पे देख देख के वो पता कर लेता है कि ये कपड़ा किसका है। वैसे ही वह यहाँ के जो लोग हैं क्या करते हैं, अपने जानवरों पे एक विशेष तरह के विशेष चिन्ह बनाए रहते हैं और उसी से पहचान लेते हैं कि हमारी पशु कौन है, बकरी कौन है। जिस परिवार के पास अधिक भेड़ बकरी है वो उतना अमीर है। यानी जो वहाँ पे जितना जितना ज़्यादा तुम्हारे आपके पास क्या है, भेड़ बकरी है, कि उतना ज़्यादा आप अमीर है। वहाँ पे पैसों से नहीं देखा जाता है कि आपके पास पैसा है तो आप अमीर है, आपके पास 4 व्हीलर है तो आप अमीर है। और ये आपके पास क्या है, आपके पास अधिक जानवर है, अधिक भेड़ बकरी है तो आप क्या है, अमीर है। इन्हीं विशेष बकरियों से ही उन्हें पश्मीना शॉल हेतु ऊन प्राप्त होता है। यानी ये जो बकरियां होती है, इन्हीं से क्या होता है, इसके बाल से ही क्या किया जाता है, इसके बाल से ही क्या किया जाता है, पश्मीना शॉल बनाया जाता है। जो कितना गर्म होता है, हमारे 6 स्वेटर और उसके पश्मीना शॉल, मतलब जो पश्मीना पश्मीन सॉरी पश्मीना जो शॉल होता है उस वो एक पहनेंगे और हमारे यहाँ के जो होता है वो 6 पहनेंगे, बराबर होगा। और हमारे जो एक बाल है और उसके 8 बाल है वो बराबर होगा। तो पश्मीना शॉल किससे बनाया जाता है, वहाँ पर जो बकरियाँ होती है उन्हीं के बालों से बनाया जाता है। याद रखिएगा, बकरिया से बनाया जाता है, भेड़ से नहीं बनाया जाता है। ये बार बार बता रहा हूँ क्योंकि सीटेड वाले ने भेड़ बकरी में इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वहाँ पे आदमी गलती लगा के चला आता है। यह जनजाति लोग ऊंचे ठंडी जगहों पर रह लेते हैं, जिस कारण इनकी ऊन बहुत मुलायम यानी सॉफ्ट व गर्म देने वाली भी अधिक होती है। यहाँ पे ये जो मतलब इस कहने का क्या मतलब है, ये बहुत लोग ऊपर रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रह लेते हैं तो वहाँ के वो क्या है, हैबिटेट हो गए, वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उससे वो क्या हो गए, घुल मिल गए हैं। और चूंकि ऊपर रहते हैं तो उसी के अनुसार नेचर ने इनको ढाल के, जो बकरियाँ होती है, जो जो होते हैं उन बकरियाँ होती है, उनके बालों को इतना गर्म बनाया है कि वो लोग वहाँ पे सरवाइव कर जाए। और उसी का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, क्या करते हैं, जब उसको नीचे लाते हैं तो वो वहाँ पे जो 1 गुना मतलब गर्म है, हमारे नीचे आने के बाद क्या होता है, 6 गुना गर्म हो जाता है। तो और ये क्या होता है, बहुत मुलायम होता है। ऊपर ठंडा ठंड होने के कारण क्या होता है, वो बहुत मुलायम ऊन, जो ऊन निकलता है वो बहुत मुलायम होता है। यह उन्हें यह उन्हें बहुत ऊंचाई पर कठिनाई में रखते हैं, क्योंकि मवेशी रह सकता है। यानी ऊपर मतलब बकरी उकरी को क्या दिक्कत है, उसको जहाँ रख दीजिएगा वहीं पे रह जाएगा। जनजातीय लोग अपना सारा सामान अपने घोड़े या याकों पर ही लाद कर रखते हैं। यानी जो जनजातीय लोग, जो ट्राइब्स है, वो क्या करते हैं, अपने घोड़े या याक यानी गधा पे ही अपना क्या करते हैं, और सामान रख के इधर से उधर ले जाते हैं। इनके टेंट को रेबो कहा जाता है। इनके टेंट को क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये रेबो बहुत पूछा हुआ है। जो वहाँ पे बकरी उकरी बांधा जाता है, जिस जो घेराव किया जाता है, मान लेते हैं ये घेराव है, और इसमें इसके अंदर क्या है, बकरी बकरी भेड़ और बांधा हुआ है, तो ये इसको क्या कहेंगे, इसको रेबो कहेंगे। सॉरी, गलती हो गया, रेबो नहीं कहते हैं इसको।
एक गलती हो रहा है यहाँ पे। जो रेबो होते हैं इसमें क्या होते हैं, जो रेबो होते हैं उसको क्या बोला जाता है, जो रेबो होता है उसमें मनुष्य रहते हैं, जो आदमी होते हैं वो रहते हैं। और जिसमें जिसमें क्या है, ये ऐसे पत्थर से घेर दिया जाता है, और इसमें जिसमें बकरी भेड़ बकरी रहता है उसको लेखा कहा जाता है। रेबो किसको कहा जाता है, जिसमें मानव रहते हैं। जो पथरीली एरिया होता है उसमें घर कैसे बने होते हैं, उसमें घर ऐसे बने होते हैं, और ये ऐसे बने होते हैं ताकि ये ऊपर से गोला होता है, बर्फ़ से इसको बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, बाहर की ठंडी हवाएं नहीं आती है। तो रेबो क्या होता है, रेबो में इंसान रहते हैं, और जो लेखा होता है उसमें क्या, भेड़ और बकरी रहते हैं। इसको आप लोग एक करेक्ट कर लीजिएगा। इनके याकों के बालों को बुनकर शरीर से एक कवर टाइप का बन जाता है, जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है ठंड से। यानी जो याक होते हैं उनके क्या बालों से एक वो वहाँ पर लेयर बन जाता है, वहीं उनको क्या करता है, ठंड से बचाता है। ठंड में 0 डिग्री से नीचे तापमान व 70 किलोमीटर जो 70 किलोमीटर आवर जो ये थी हवा चलती है, प्रति किलोमीटर आवर के स्पीड से जो हवा चलती है उसको ये सह लेते हैं। वहाँ पर ये थी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री पर क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है। और जो हवा भी है वो भी 70 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, मतलब बहुत तेज़ चल रही है। यानी 1 घंटा में ये 70 किलोमीटर और क्या कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इतने ठंड ये थी होने के बाद, और इतने तेज़ हवा चलने के बाद भी ये क्या करते हैं, वहाँ पे रह लेते हैं। चंगपा जो की भाषा जो होती है, चंगथपा का अर्थ होता है बहुत, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यानी चंगथा चंगाथंग चंगाथंग का क्या अर्थ होता है, जहाँ जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। श्रीनगर में अलग अलग तरह के घर, कुछ पहाड़ी कुछ पानी में। यानी श्रीनगर में है वो घर अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, पहाड़ियों पे बनाए, क्योंकि श्रीनगर क्या है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, और वो वहाँ पे क्या है, वहाँ पर झील उल है, तो झील में भी घर बना लिया जाता है, पानी में घर बना लिया जाता है। कश्मीर में हर गली में बेकरी की शॉप मिल जाती है, क्योंकि ये लोग रोज़ रोटियां बनाते नहीं हैं, बल्कि बेकरी से ही खरीदते हैं। यानी जो यहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं, रोज़ मतलब जैसे हम लोग का है क्या है, हम लोग रोज़ सुबह शाम क्या करेंगे, ताज़ा खाना बनाएंगे, ताज़ा रोटी बनाएंगे, उसी को खाएंगे। लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं वहाँ पर रोज़ खाना नहीं बनाते, वो लोग या तो कभी कभी बनाते हैं, या मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, बेकरी शॉप से ही खरीद के ला के खा लेते हैं। अलग अलग तरह के आवास होते हैं, पहाड़ों पर अलग होती है, कुछ डिजाइन व पत्थर से बने पानी में होते हैं, कुछ गतिशील आवास होते हैं जो मूव किए जा सकते हैं। जहाँ चंगपा लोग अपनी भेड़ बकरी को रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। यहीं मैं वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो जहाँ पे चंगपा जो अपने भेड़ बकरी को रखते हैं उसको क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। यह क्या होता है, पत्थर की दीवारों से बनता है। तो किससे बनता है, पत्थर की दीवारों से। जो पत्थर होते हैं ना, उसी को साइड साइड किनारे किनारे रख के और बीच में जगह बना दिया जाता है, और ताकि यहाँ से भेड़ जो है वो बाहर निकल ना सके। और इसी के बीच में क्या रहते हैं, हमारे भेड़ बकरी रहते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, लेखा कहा जाता है। भेड़ को चराने ले जाने से पूर्व व बाद में घर की औरतें लड़कियां द्वारा गिना जाता है। यानी ये तो आम बात है कि जब भेड़ चराने ले जाएंगे तो गिनेंगे कि कितने लेके जा रहे हैं, कितने लेके आ रहे हैं। वहाँ के ये काम कौन करती है, घर की महिलाएं या लड़कियां करती है। लद्दाख से श्रीनगर जाते हुए बीच में कारगिल पड़ता है। यानी जो जब लद्दाख और से श्रीनगर जब जाएंगे तो इसी के बीच में क्या पड़ेगा, कारगिल पड़ेगा। कारगिल का युद्ध आप लोग को याद ही होगा, वो वहीं कारगिल है जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी। जो पश्मीना जो शाल होता है देखने में बहुत पतला होता है। हमारे एक बाल की मोटाई बकरी के 6 बाल के बराबर होता है। यानी जो हमारा जो एक बाल होता है वो उसकी मोटाई और उसके 6 बाल उतना ही में आ जाएंगे। मतलब समझ सकते हैं कि उनके बाल कितने पतले होते हैं। ये 6 स्वेटरों के बराबर एक साल की गर्मी देती है। मतलब एक शॉल है वो गर्मी देती है। हम लोग 6 स्वेटर पहन ले और वहाँ के एक शॉल ओढ़ ले तो उसके बराबर गर्मी देती है। शायद पिछले थोड़े देर पहले मैंने पश्मीना शाल के बारे में बता रहा था, तो उनके बकरी का जो बाल का जो ये थी था, मनुष्य के 8 बाल बोल दिए थे, वो 6 बाल के बराबर होते हैं। उसको करेक्ट कर लीजिएगा।
इतने पतले बालों से मशीन से नहीं बुना जा सकता, इसलिए इसे स्वयं ही अपने हाथ से बुनते हैं, जिससे 250 घंटे लगते हैं। यानी ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण ये मशीन से नहीं बुने जाते, इनको हाथ से ही बुनना पड़ता है, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है और कितना लगता है, 250 घंटा लगता है। इसलिए क्या होता है, ये बहुत महंगा मिलता है। जो श्रीनगर के घर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हाउस बोट होते हैं। यानी बोट पे हाउस बने होते हैं, जो 80 से 90 फीट लॉन्ग या 8 से 9 फीट वाइड, मतलब 80 से 90 फीट लंबा होते हैं और 8 से 9 फीट चौड़े होते हैं। डोंगा जो वहाँ पे होता है डल झील में, वह झेलम में पाए जाते हैं। वहाँ पर डल झील जो श्रीनगर में क्या है, डल झील है। वहीं डल झील कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। उसी झील में क्या होता है, डोंगा बनाया जाता है और वहाँ पे झेलम नदी है, उसमें भी पाए जाते हैं। अंदर से अलग अलग कमरे होते हैं। यानी वहाँ ये नहीं है कि एक रूम, केवल एक रूम है, उसमें बेडरूम भी है, किचन भी है, हमारा क्या है, किचन भी है, वॉशरूम भी है, डाइनिंग हॉल भी है, ऐसे करके सब कुछ उसमें होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक रूम बना दिए बस हो गया। हाउस बोट की लकड़ी पर सुंदर कार्विंग देखने को मिलती है, जिसे खतबंद कहते हैं। यानी ये थी लकड़ी होती है, हाउस बोट की जो लकड़ी होती है, उसको ऐसे ही सादा प्लेन नहीं रखा जाता, उस पर भी डिजाइनिंग किया जाता है और उसको क्या कहा जाता है, खतबंद कहते हैं उसको। वो पजल जैसे दिखता है, ऐसे कुछ। जो कश्मीर के गांव है, कश्मीर के गांव के बारे में क्या है, पत्थरों के टुकड़े से एक ऊपर रखकर बनते हैं तथा गीली कीचड़ से लिपाई भी की जाती है। लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही छत ढलान वाली होती है। वहाँ कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है और वहाँ पे जो छत होती है ढलान वाली होती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ेगा तो वो फिसल के नीचे गिर जाएगा। कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है, जो दीवार से बाहर आया होता है, जिसे दब कहा जाता है, कहते हैं। इस पे भी लकड़ी के पैटर्न सुंदर होते हैं। इसको क्या कहा जाता है, दब कहा जाता है, और इस पे भी पैटर्न बने होते हैं। ये वो अभी तक इतना पूछा नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पुराने घर पत्थर, ईंट व लकड़ी से बने होते हैं तथा दरवाजे, खिड़की सुंदर मेहराब बने हैं। उस पर क्या बना होता है, मेहराब बना होता है। जो डिजाइनिंग होता है उसको क्या कहा जाता है, मेहराब कहा जाता है। जब धरती कांपी, यानी जब भूकंप आया था, ये कब की बात है, ये 26 जनवरी 2001 की बात है। और ये कहाँ पे हुआ था, कच्छ यानी गुजरात में हुआ था, अहमदाबाद में। इसके जो झटके थे वो कहाँ पे, अहमदाबाद में भी क्या हुआ था, महसूस हुआ था। जब भूकंप आया तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और मैंने भी जब सीटेट दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जब भूकंप आएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो आप लोग बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, भागेंगे कि क्या करेंगे। आप लोग को एक बात बताते हैं, जो 2015 में भूकंप आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा नेपाल में वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, त्रासदी हुआ था। तो उस समय हम लोग 9th क्लास में आई थिंक थे, और हम लोग उस समय स्कूल में थे। उस मैथ का क्यूज चल रहा था, तो हम लोग हार रहे थे, लड़के हार रहे थे, लड़कियाँ जीत रही थी मैथ क्यूज में। तब तक भूकंप आ गया, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भूकंप कैसे आया, मतलब क्या हो रहा है, पूरा हिलने लगा। तो सब लोग निकल के भाग रहे हैं। तो उसमें जो बच्चे जो बड़े वाले बच्चे थे, वो तो समझ रहे थे कि भूकंप से सबसे पहले क्या करना है, हमको अपना जान बचाना है। लेकिन जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो बैग वैग अपना लेके तब बाहर निकल रहे थे, एकदम पूरा डिसिप्लिन में लाइन से निकल रहे थे कि। तो एक हम लोग का लाइब्रेरी के सर थे, वो क्या कर रहे हैं, वो जब देखे बच्चा सबको कि क्या कर रहा है, बैग लेके निकल रहा है, तो उनका आवाज़ थोड़ा सा ये थी टाइट है, तो वो बोले, अरे अरे आप लोग पहले भाग जाइए, जिंदा रहिएगा तो बहुत पढ़ लीजिएगा। सारा बच्चा सब क्या किया, बैग फेंक फेंक के लगा भागने। तो जब भूकंप आए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर भाग सकते हैं तो खुला जगह में दिख सकता है तो हमें क्या करना है, खुले जगह में चले जाना है। लेकिन अगर खुला जगह पर नहीं जा सकते हैं तो उस रूम में जो भी चौकी हो गया, तख्ता हो गया, जो मेज हो गया, टेबल हो गया, इसके नीचे छुप जाना है, या जो दीवार के कोने पे हमको छुपना है। क्योंकि जब दीवार गिरेगा तो वो कोना पे नहीं गिरता है, वो जब जैसे दीवार मान लेते हैं ऐसे है, तो दीवार गिरेगा तो हम यहाँ पर रहेंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। ये दीवार अगर जैसे गिरेगी तो इस पे रुका जाएगा और हम यहाँ पर सुरक्षित रह जाएंगे। तो सबसे पहले जब हमको अगर ये
भूकंप आए तो अगर खुली जगह पर जा सकते हैं तो जाएंगे, और जो नहीं जा सकते हैं तो रूम में क्या करेंगे, मजबूत चीज़ के नीचे जाएंगे और उससे मजबूती से पकड़ लेंगे। नहीं तो भूकंप आता है तो क्या होता है, हिल डोल होता है तो उससे आप गिर सकते हैं, वो कहीं लग जाएगा तो माथा उठा फूट जाएगा। अब उसमें एक चैप्टर है उसी से ठंड उसी से गर्म है, स्टोरी रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो हमारे राष्ट्रपति थे पहले, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने एक ये स्टोरी लिखा था, उसका क्या नाम था, उसी से ठंड उसी से गर्म। यानी क्या होता है, जब देखेंगे तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, जब आलू पकाते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है तो उससे क्या करते हैं, हवा मार के उसको ठंडा करते हैं। तो गर्मी के दिन में जब हवा मारते हैं मुंह से तो उससे क्या होता है, गर्म चीज़ ठंडा हो जाता है। लेकिन जब सर्दी में देखेंगे, जब सर्दी में क्या होता है, जब हमारा हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर अपने मुंह से फूंक मारते हैं, इससे गर्म हवा आती है तो इससे हमारा जो हाथ होता है वो गर्म हो जाता है। तो इसीलिए उसका इस चैप्टर है, जो स्टोरी है, इसका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा है, रखा है, उसी से ठंड उसी से गर्म। हमारे मुंह से आने वाली हवा गर्म या ठंडी हो सकती है, यह निर्भर करता है कि बाहर की तापमान कितना है। यह क्या किस चीज़ पर निर्भर करता है, कि जो बाहर का तापमान है, जो बाहर में तापमान है उस पर निर्भर करता है। जैसे हम यदि आप देखते होंगे कि ठंडी के दिन में क्या होता है, आपके जो हैंड पंप है, जो नल है, जो कल है, जिसको हम लोग कल बोलते हैं, बिहार में मोस्टली कल बोला जाता है, यूपी में इसको हैंड पंप को नल बोला जाता है। तो जो ये थी हैंड पंप होते हैं, उससे ठंडी के दिन में देखेंगे तो गर्म पानी आता है। जो ये थी के दिन में क्या बोलेंगे, गर्मी के दिन में देखेंगे तो वो ठंडा पानी आता है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बाहर के जो तापमान है उस पर निर्भर करता है। जो धरती का अंदर का जो तापमान है वो तो एकदम फिक्स है कि हाँ 30 डिग्री है, 25 डिग्री है, मतलब मान लेते हैं कि एक मिनिमम 25 डिग्री मान लेते हैं कि धरती के अंदर का जो तापमान है वो 25 डिग्री है। तो धरती के अंदर का तापमान तो कभी चेंज होता नहीं है, वो 25 डिग्री का 25 डिग्री ही बना रहता है। लेकिन जब ठंडी हमारे यहाँ पड़ती है तो क्या होता है, हम जो पानी निकलता है वो 25 डिग्री का होता है, लेकिन हमारे बाहर का तापमान क्या होता है, वो 10 डिग्री हो गया रहता है। तो 10 डिग्री होने के कारण क्या होता है, जब बाहर का तापमान ठंडा है और नीचे से 15 डिग्री का चीज़ निकल रहा है तो वो तो हमको गर्म लगेगा ही। तो इसीलिए जो ठंडी के दिन में जो पानी निकलता है वो गर्म होता है, और गर्मी के दिन में जब देखेंगे तो हमारे धरती के अंदर का तापमान कितना है, 25 डिग्री है, और बाहर का तापमान कितना हो जाता है, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, ये हो जाता है। यानी तापमान अधिक हो जाता है। तो चूँकि तापमान अधिक हो गया तो क्या हो गया, नीचे से तब 25 डिग्री का पानी निकल रहा है तो वो ठंडा लगेगा ही, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अधिक है और अंदर का जो पानी निकल रहा है उसका टेम्परेचर फिक्स है कि 25 डिग्री ही होगा। इसीलिए जो पानी होता है ठंडी के दिन में क्या गर्म महसूस होता है, और गर्मी के दिन में ठंड महसूस होता है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। जो स्टेटोस्कोप होता है उससे क्या किया जाता है, उससे हार्ट बीट नापा जाता है। वो डॉक्टर को देखे रहते हैं ना हमेशा, जो अपने गले में लगाए रहता है उसी को स्टेटोस्कोप कहा जाता है। उससे क्या होता है, हार्ट बीट यानी हमारा जो ये हृदय है उसका जो बीट होता है, कितनी बार धड़क रहा है, वही नापा जाता है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और हल्की होने के कारण क्या होता है, वो ऊपर जाता है। जो ठंडी हवा होती है वो भारी होती है, और भारी होने की वजह से वो क्या आते है, वो नीचे आती है। कौन करेगा यह काम, सफाई का काम करने के लिए के प्रति संवेदनाशीलता तथा उसके सहानुभूति। यानी कोई सफाई का काम कर रहा है, जो हमारे ये वर्कर होते हैं जो सफाई का काम करते हैं, वो उनके प्रति हमें क्या करना है, संवेदनशील रहता है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनके प्रति सहानुभूति मतलब रखना है। ये नहीं कि ये सफाई करने वाले हैं इनके इज्जत नहीं देंगे, ऐसा नहीं। जो सफाई करने वाले होते हैं वो कूड़ा वाले नहीं होते हैं, बल्कि सफाई वाले होते हैं। हम आज उनको क्या कूड़ा वाला नहीं बोलेंगे, जो कूड़ा लेने आते हैं उनको कूड़ा वाला नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो सफाई करने आ रहा है। कूड़ा वाला तो हम लोग हैं, जो कूड़ा हम लोग उसको दे रहे हैं। तो उनके प्रति क्या करना है, हमको अपना नज़रिया बना के, अच्छा नज़रिया बना के रखना है, और उनका ये मजाक नहीं उड़ाना है। जो गांधी जी के मित्र थे, महादेव भाई के बेटे नारायण थे। जो गांधी जी के कौन मित्र थे, महादेव भाई, और उनके बेटे का क्या नाम था, नारायण था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, अभी यहाँ से नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया
आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। और डॉक्टर भीमराव को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय जो संविधान है उसके क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी मतलब उसकी अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या मतलब था? संविधान तो लिखा गया, लेकिन किस चैप्टर को कहाँ पे किस चीज़ को रखना है उसको सारा अरेंज किसने किया था? तो वो भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसीलिए इनको क्या कहा गया कि भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके जनक कहा गया। एक चैप्टर है फांद ली दीवार, अक्रॉस द वॉल, उसमें क्या कहा गया है? नागफाड़ा व अफसाना मासूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। विक्टोरिया टर्नर रेलवे स्टेशन मुंबई में है। इसको जनरल नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, इसका भी वैसे नहीं आया है। जो आगे है वाद विवाद यानी डिस्कशन, चर्चा के दौरान लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। लड़के लड़कियों के लिए समान खेल व समान मौके, यानी जो हमारा जो डिस्कशन है वो क्या होगा? हमारा जो लैंगिक यानी लिंग पे आधारित तो नहीं होगा। ये नहीं है कि अगर जो क्रिकेट है तो केवल लड़के खेलेंगे और जो आइस वाइस पता ना क्या क्या होता है वो कुछ पत्थर लेके खेलती है वो केवल लड़कियां खेलेंगी, ऐसा नहीं है। सबको क्या है करना है? समान मौका देना है। सबको ही सब कुछ कर सकता है। जो चर्चा होता है वो प्लेयर को एबिलिटी के आधार पर देखे, ना कि क्लास, जाति या इकोनॉमिक्स मतलब उसके स्टेटस के आधार पे। यानी कोई खिलाड़ी है तो उसके मतलब उसके अंदर टैलेंट है कि नहीं, ये देखना है। ये नहीं कि वो किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, वो धनिक है कि नहीं है, इकोनॉमिक उसका स्टेटस क्या है, ये सब नहीं देखना है। जो कि हमको किसी भी प्लेयर को देखना है तो क्या देखना है? उसके अंदर टैलेंट देखना है। बेच्चू खान प्लेग्राउंड इज इन मुंबई, एक कोच का नाम पर पड़ा है मुश्ताक खान। ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये कभी पूछा नहीं है। बीज की जुबानी किसान की कहानी, यानी बीज के जो बागान है ये कहाँ पे है? गुजरात है। गुजरात में है। पुराने समय में बीजों को सुरक्षित रखने हेतु लौकी के कवर को मिट्टी से लेप कर रख दिया जाता था। यानी जो आप लोग देखे होंगे गांव में अभी भी होता है कि जब क्या किया जाता है, जब लौकी वोकी होता है तो उसको क्या किया जाता है? एक लौकी को छोड़ दिया जाता है और उसको मिट्टी से लिप दिया जाता है ताकि उसके मतलब जो बाहर की जो चीज़ें हैं, जो बैक्टीरिया है, वो अंदर ना जाए और उसमें क्या होगा? बीज सुरक्षित रहेगा। तो ये क्या किया जाता था? पुराने समय में बीजों को ऐसे ही सुरक्षित रखा जाता था। आज भी वैसे ही रखा जाता है, लेकिन आजकल केमिकल आ जाने की वजह से ये चीज़ें थोड़ी आसान हो गई है। नीम की पत्ती कीड़े के बीज से बचाते हैं, यानी नीम की जो पत्ती होती है वो कीड़े के जो बीज होते हैं कीड़ों मतलब कीड़े से बीज को बचाते हैं। जो नीम के पत्ते जो बीज रखा जाता है वहाँ पे अगर ये नीम का पत्ता भी रख देंगे तो उससे क्या होगा? कीड़े नहीं आएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तीखा होता है, इतना माहौर होता है कि आदमी तो आता ही नहीं है, कीड़ा कहाँ से आएगा? ऊंधिया, ऊंधिया एक सब्जी है जिसको पॉट को उलट कर रख कर कोयले पर रख कर तैयार किया जाता है। ऊंधिया क्या है? ऊंधिया क्या है? वो एक सब्जी होता है। उसमें क्या किया जाता है? जो हमारा मटका होता है ऐसे मटका होता है ना, ऐसे सीधा मटका होता है ना, लेकिन ऊंधियों में क्या किया जाता है? इस मटका को उलट के किया जाता है। इसको ऐसे करके ये उलट दिया जाता है, ऐसे का अंदर बहुत ज़्यादा सब्जी भर दिया जाता है। कौन जितना कुछ बैगन, आलू और भी जितने भी सब्जी हरी सब्जियां होती है उसको उलट के या क्या किया जाता है? इसके ऊपर कोयला रख के या हम लोग की तरफ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धान का जो पत्ता होता है उसको पुअरा 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 खरपात या कुछ और रख के क्या करते हैं? जला देंगे और इसी के अंदर वो क्या होता है? बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ऊंधियो बोला जाता है। ये गुजराती लोगों का खाना है। इसे बाजरे के इसे किसके साथ खाया जाता है? बाजरे की रोटी, मक्खन, दही व छाछ के साथ खाया जाता है। जो ऊंधियो बनता है उसके बाद क्या होता है? रोटी बनती, बाजरे की रोटी बनती है, मक्खन लिया जाता है, दही, छाछ ये सब के साथ खाया जाता है। क्रोटॉन एक पौधा है। क्रोटॉन क्या है? एक पौधा है, सिग्नल देता है कि ज़मीन सूख गई है, सिंचाई करनी है। यानी क्रोटॉन जो एक पौधा होता है वो क्या होता है? क्रोटॉन पौधा होने की वजह से उसको मतलब इंसान को ऐसे ही पता चल जाता है कि यहाँ पे नमी जो जो धरती के अंदर की जो पानी है वो ख़त्म हो गई है, वहाँ की नमी ख़त्म हो गई है। अब उस पर क्या करना है? हमको सिंचाई करना पड़ेगा। जो केचुआ होता है वो किसान का मित्र होता है। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब एक चैप्टर है किसके जंगल, यानी जंगल किसके हैं। तो कुडुक एक आदिवासी है लोग की जनजाति है जो झारखंड में रहती है। ये कुडुक जनजाति के बारे में सीटेट में पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि कुडुक जनजाति कहाँ पे होती है। ये होती है झारखंड में होती है। आज जंगल कम हो रही है, उसकी जगह खनन डैम बन रहे हैं, यानी जंगल कम होने के क्या कारण है आजकल वहाँ जंगल में क्या हो रहा है, खनन हो रहा है, यानी वहाँ पे से क्या हो रहा है, वहाँ से कोयला पेट्रोल ये सारी चीज़ें निकाली जा रही है। तो जब इसको निकाला जाता है तो वहाँ के मिट्टी को खोदा जाता है, इस वजह से वहाँ के पेड़ काट दिए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो जंगल है वो कम हो रहा है। जो डैम बनाया जाता है उसके लिए भी पेड़ को काट दिया जाता है। अगर डैम बना ही दिया, अगर पेड़ को नहीं काटेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी लग जाएगा, और ज़्यादा पानी लगने की वजह से वो वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जंगल कम हो रहा है। जो तोरंग है इसका क्या अर्थ होता है, जंगल। और कुडुक लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, यानी कुडुक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, जंगल को तोरंग कहा जाता है। ये भी सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, ये थी मतलब टॉपिक है, क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मतलब आप लोग बहुत वेरी इंपॉर्टेंट में इतना रख लीजिएगा। जो हमारा अगला है वो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007, यानी 2007 में क्या आया था, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, यानी जंगल का अधिनियम आया था। कब आया था, 2007 में। जो 25 साल से अधिक समय से किसी जंगल में वो वहीं रह सकते हैं उनका है, और वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है। वहाँ उनकी सुरक्षा का कार्यभार वहाँ के ग्राम सभा का है। यानी कोई भी इंसान है जो वो 25 साल तक जंगल में रह लेता है, तो वो मतलब जिस जंगल में जिस जगह पे रह रहा था वो जगह किसका हो जाएगा, उसी इंसान का हो जाएगा। और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, वहाँ की जो ग्राम सभा है उसकी, और उसकी जो जिम्मेदारी है कि उसको ये रक्षा करे। ये भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है कि कितने कितने ये 2007 के अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष तक कोई भी इंसान अगर ये जंगल में रह लेता है तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो कितने साल, 25 साल, इसको याद रखिएगा। सूर्यमणि की एक कहानी है, एक सच्ची घटना है, एक गर्ल स्टोरी है। ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियों को गवर्नमेंट द्वारा सुनाया जा सकता है। यानी मतलब लड़कियों के बारे में जब वो ये थी, और जब लड़कियों को जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे कमजोरी मतलब उनको नीचे दिखाया जाता है, वहाँ पे ये सूर्यमणि की जो कहानी है उसको सुना सकते हैं। एक टीन जमीन, एक टीन बीज जिसकी ज़मीन पर बोया जाता है, पता नहीं इसका अभी क्लियर नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, इसको कल के वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। जो झूम खेती होती है वो साइकिल के फसलें उगाए, यानी जो झूम खेती वो वहाँ पे क्या होती है, मतलब कुछ सालों के लिए वो क्या खेत को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद कुछ फिर 2-3 साल बाद वहाँ पे जो बीज होता है, जो मतलब फसल होता है, उगाया जाता है। ये कहाँ पे होता है, ये मिजोरम में होता है। मिजोरम का मुख्य फसल क्या है, चावल है। फसलों के पकने का त्यौहार और डांस वहाँ पर चिराव किया जाता है। जो कल या परसों के वीडियो में जो हम लोग कर रहे थे, तो मिजोरम में जब चावल पक जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको क्या चिराव बोला जाता है। मिजोरम में लॉटरी की तरह साझा ज़मीन को बारी बारी से लोगों में खेती के लिए दी जाती है। यानी जो मिजोरम है वहाँ पे मतलब खेतें लिमिटेड है, तो उससे क्या होता है, उस वहाँ पे लॉटरी मतलब निकाला जाता है, जिसका लॉटरी लगता है वहीं खेती करते हैं लोग। किसकी झलक किसकी छाप, कुछ क्या लिखा, कुछ गुण को क्या करते हैं हम, वंशानुक्रम, यानी हम अपना वंश से प्राप्त करते हैं, तथा कुछ कौशल हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं। यानी जो हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है वो क्या है, वो हमारे जो कहा जाता है ना खानदानी है। तो कुछ हमारी खानदानी होती है और कुछ हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ के अनुसार हम सीखते हैं। पोलियो वंशानुगत बीमारी नहीं है, यानी जो पोलियो है ये वंश के आधार पर नहीं होता है कि एक अगर घर पे किसी को एक पोलियो हुआ है तो उसके बेटे को भी पोलियो होगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे वातावरण से वायरस से संक्रमित होती है।
डॉक्टर को कक्षा में बुलाया जा सकता है कम्युनिटी रिसोर्स के लिए। जब भी आपको ये पेडागोजी में ज़्यादा पूछा जाता है कम्युनिटी रिसोर्स क्या होता है, तो मान लेते हैं कभी अगर जो किसी बीमारी के बारे में पढ़ाना है तो क्या करेंगे हम, ये अपने आसपास के जो भी डॉक्टर हैं वो होंगे, मतलब जो क्लिनिक होगा वो वहाँ के डॉक्टर को बुला लेंगे और उनसे उस पर बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स यानी सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जो भी चीज़ें जैसे कि यदि फसल के बारे में पढ़ाएं तो किसान को बुला लेंगे। अगर जो कोई जो ऐसी चीज़ें और जब मानते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाना है तो कोई वहाँ पे कोई लीडर होंगे, कोई कोई मतलब सिपाही होंगे तो उन लोगों को बुला लेंगे। इसको क्या कहा जाता है, सामुदायिक संसाधन कहा जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स कहा जाता है। इससे क्या होगा, बच्चे होते हैं वो साक्षात देख लेते हैं कि क्या होते हैं, जो चीज़ें हैं उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। जो जॉर्ज में ग्रेगन मेंडेलन थे, उनका जन्म 1882 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये सब हो चुका है। 7 साल तक 28,000 पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर के पौधे के कुछ गुण उसके पेयर में होते हैं, जैसे मटर का एक बीज बीज या चिकना या खुदरा होगा। यानी उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, मटर पे किया था कि अगर जो मटर बड़ा बड़ा है तो उसका मतलब बड़ा बड़ा मटर है तो उसका बच्चा कैसा होगा, जो एक बड़ा है एक छोटा, मतलब पति बड़ा है पत्नी बड़ा छोटी है तो उसका बच्चा कैसे होगा। तो इन्होंने 28,000 मटर पे 7 सालों तक क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। इससे ज़्यादा इसमें नहीं हमको पढ़ना है। जो हमारा अगला है वो क्या है, वो है पढ़ाई से इंटरेस्टेड थे तथा एग्ज़ाम से डरते थे। यानी उन्होंने ये जो जॉर्ज मेंडल थे, ये क्या थे, ये पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते थे लेकिन क्या करते थे, एग्ज़ाम देने से डरते थे। मठ में रहकर एक्सपेरिमेंट किए थे। यानी ये किसी मठ में रहकर ये जो 28,000 जो 7 सालों तक 28,000 पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ये कहाँ पे, एक मठ में रह के किए थे। गन्ने की फसल हेतु अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यानी जब जो गन्ना का खेत होता है उसी में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और उसके बाद कौन सी, उसके बाद जो धान की खेती होती है, जो चावल की खेती है, उसमें सबसे अधिक पानी की खेती हो। लेकिन एक नंबर पे कौन आता है, जो गन्ना, जिसको ईख कहा जाता है, शुगर केन कहा जाता है, उसी को उसकी खेती करने में क्या होती है, सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पूरन पोली मीठी रोटी जो गुड़ चने से बनती है, यह तीखी कढ़ी के साथ खाया जाता है। एक पूरन पोली एक पकवान है, इसको ये मीठी रोटी के साथ गुड़ चने से बनती है और इसको कढ़ी के साथ खाया जाता है। कैरावेन, यह एक वाहन है जिसमें सभी रहने की सुविधाएं होती है, शौचालय रसोई सब। यानी कैरावे वाहन क्या है, वो है उसमें क्या है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी है और उसमें क्या है, सब सुविधाएं अवेलेबल है। आपको किचन भी मिल जाएगा, वॉशरूम भी मिल जाएगा और ड्राइंग रूम भी मिल जाएगा, डाइनिंग हॉल भी मिल जाएगा इसमें। मतलब एक चलता फिरता एक छोटा सा घर है। चूहों की नज़र कमज़ोर होती है मगर सूंघने व टच व स्वाद की संवेदनशीलता अधिक होती है। यानी इनकी नज़र क्या होती है, जो चूहे होते हैं, जो रैट होते हैं, इनकी क्या होती है, जो देखने की शक्ति तो बहुत कमज़ोर होती है लेकिन बहुत जल्दी सूंघ लेते हैं, टच कर लेते हैं। और स्वाद जो होता है वो संवेदनशीलता अधिक होती है। यानी कुछ भी चीज़ को वो मतलब चख लेते हैं तो उनको पता चल जाता है कि स्वाद इनके लिए उनके लिए सही है कि नहीं है। नागपुर में दाल में मीठा यानी शुगर मिलाकर खाया जाता है। जो नागपुर है वहाँ पे जो ऐसी दाल बनाया जाता है, तो हम लोग तो नमक डालते हैं ना, लेकिन नागपुर में क्या होता है, जो वहाँ पे दाल बनाया जाता है उसमें मीठा या शुगर यानी चीनी डाला जाता है। नृत्य करते समय हाथ व चेहरे का प्रयोग फीलिंग कॉन्वे करने हेतु किया जाता है। इन्हें मुद्रा, हाथ भाव, चेहरे कहा जाता है। यानी जो डांस किया जाता है उसमें क्या होता है, उसमें फीलिंग को दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा है कि जो डांस करते हैं तो हम अपने हाथ और फेस से क्या दिखाते हैं, तो वो फीलिंग को दिखाते हैं। मतलब जो हमारी अंदर की भावना है उसको दिखाते हैं। और ये बाकी ये हाथ घुमाना, लोगों को अच्छा लगना, ये सारी फालतू चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो हमारी फीलिंग होती है उसको दिखाते हैं किसके माध्यम से, ना जब नृत्य यानी डांस करते हैं और हाथ और अपने चेहरे के क्या द्वारा इस फीलिंग को दिखाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसको भी इम्पोर्टेंट रखेंगे। जो नाच होता है, जो डांस होता है, उसमें क्या होता है, फीलिंग दिखाया जाता है।
उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे मुड़ा सकता है। उल्लू जो है वो मतलब जो अपना गर्दन होता है काफ़ी हद तक पीछे मुड़ा सकता है, लेकिन जो मैना जो चिड़िया होती है वो एक झटके में पीछे मुड़ा लेती है। गुल्लू जो उल्लू है वो क्या करेगा, धीरे 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 मुड़ाएगा, लेकिन जो मैना होती है एक ही झटका में मारेगी, फटाक दे क्या होगा उसका जो सर है वो गर्दन है मुड़ जाएगा। एक पक्षी के पंख उड़ने के साथ साथ उन्हें सर्दी से बचाने में भी मदद करते हैं। यानी जो एक पक्षी है उसके जो पंख होते हैं उससे क्या होता है, उससे तो उड़ते हैं, ये तो उड़ते ही हैं, लेकिन उससे जो सर्दी के दिन में उनको क्या होती है, गर्मी भी मिलती है। साथ ही समय समय पर उनके पंख गिरते रहते हैं, नए पंख आते रहते हैं। यानी जैसे जैसे मतलब टाइम बीतते जाता है तो उनके पंख क्या होते हैं, वो गिरते रहते हैं और उसके जगह पे नए पंख आते रहते हैं। जो ब्रेन लिपि के बारे में अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ब्रेन लिपि है वो दृष्टिबाधित के अध्ययन हेतु है। यानी जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है उन लोगों के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट को टच करके पढ़ पाते हैं। यानी एक पॉइंट यदि पेपर होता है उस पर खुद उठा हुआ भाग होता है, उसी को टच करके पढ़ते हैं। लुइस ब्रेल जो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अपने पिता के काम के औजारों से खेलते वक्त आंखें चली गई थी। यानी ये जब अपने पिताजी थे, उनके जो टूल्स थे, औजार थे, उसी के साथ खेल रहे थे और अपना आंखें घोंप लिए। और चलिए घोंप लिए तो चलिए एक अच्छा काम किए कि ब्रेन लिपि का आविष्कार कर दिया। और उससे क्या हुआ जितने भी अभी जो लोग देख नहीं पाते हैं वो क्या पढ़ पाते हैं। उस जो पेपर होता है जिस पे डॉट बने होते हैं उसी को छू के पढ़ पाते हैं। लेकिन ऐसा देखिए जो गलती हुई उससे तो इनसे गलती हुई, लेकिन इन्होंने क्या किया, उससे एक आविष्कार कर दिया, तो ये अच्छी बात है। पढ़ने के शौक के चलते ब्रेल लिपि के तैयार किए। यानी इनको पढ़ना पसंद था, जो लुइस ब्रेल थे इनको पढ़ना पसंद था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, एक आविष्कार कर दिया। किस लिपि का, ब्रेल लिपि का। चूँकि इन्होंने आविष्कार किया था तो इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ गया। यह लिपि 6 पॉइंट पर आधारित होती है तथा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है। यानी जो ये ब्रेन लिपि होती है वो 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। जो बिंदु है कितनी है, 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। एक दो तीन चार पाँच छः, ऐसे 6 बिंदुओं पे ये क्या होती है, आधारित होती है। और उसमें 6 बिंदु में ही जितने भी वर्ड होते हैं वो सारे लिख दिए जाते हैं। जो अगला है वो क्या है, शुरुआत में घड़े मिट्टी व पत्थर के बनाए जाते थे। यानी शुरुआत में जो घड़े थे मिट्टी व पत्थर दोनों को मिला के बनाए जाते थे। पत्थर के घड़े खुदाई व कार्विंग करके हाथ से बनाते थे। यानी जो पत्थर होते थे उसको क्या करते थे, उसके अंदर से काट काट के निकाल दिया जाता था और उसी से क्या किया जाता था, उसी से घड़ा बनाया जाता है। कहवा कहवा यानी चाय को बादाम इलायची इस्तेमाल करके भी श्रीनगर में बनाई जाती है ठंड से बचने हेतु। यानी जो कहवा होता है वो कहाँ पे, वो हम पढ़ चुके हैं कि वो श्रीनगर यानी वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जाता है। और उसमें क्या डाला जाता है, इलायची बादाम वादाम डाला जाता है, जिससे गर्मी मिलती है, जिससे ठंड से आदमी बच सकता है। जो डल झील है वो कहाँ पे है, वो श्रीनगर में है। ये डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर में है। जो टूरिस्ट यात्री होते हैं शिकार की राइड को एंजॉय करते हैं डल झील में। यानी जो टूरिस्ट होते हैं वो जो वहाँ पे जाते हैं तो वो वहाँ पे जो शिकार उकार होता है, मतलब वो जंगल में घूमने जाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं डल झील में जाके। और जो बोट होता है उस पर बैठ के एंजॉय करते हैं। चिड़िया उन कीड़ों को खा जाती है जो फल को ख़राब कर देते हैं। यानी कोई चिड़िया है किसी पेड़ पे है तो वहाँ के पे जो कीड़े हैं जो फल को ख़राब करते हैं उसको खा जाती है। वाजू गांव कहाँ पे है, राजस्थान में है। मानचित्र पर बने चित्र या प्रतीक बच्चों को उसे समझने में मदद करते हैं। यानी कोई भी जो यदि मैप है उस पर जो चित्र बने होते हैं उससे क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अच्छे से टॉपिक को समझ पाता है। बच्चे को पानी बचाने की आवश्यकता को लेकर
उसके पुनः प्रयोग पर चर्चा करना है। यानी जो बच्चा है उसको क्या करना है, उसको समझाना है कि जो पानी है ऐसे फालतू में वेस्ट नहीं करना है इसको। और ये जो मतलब अगर जो कुछ पानी है वो अगर जो ख़राब हो गया तो उसका हम रीयूज कर सकते हैं, पुनः उसका उपयोग कर सकते हैं क्या करने में, या तो कहीं ये थी जो फूल वूल है उसमें डाल देंगे, पेड़ पौधा है उसमें डाल देंगे, या फिर क्या है कहीं पे कुछ धुलना है, सफाई करना है तो वहाँ पे डाल देंगे, कहाँ जहाँ पे गंदगी वंदगी लगा है तो वहाँ पे डाल के उससे सफाई कर सकते हैं। जो हांगकांग है वहाँ पे क्या होता है, सांप को खाया जाता है। जो जो हांगकांग मतलब सांप की डिश कहाँ खाई जाती है, तो वहाँ पे जैसे हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वहीं वैसे ही वहाँ पे स्नैक खाया जाता है। कहाँ पे, हांगकांग में, जिसको क्या कहा जाता है, लिंग हू फेन कहा जाता है। कि उसका क्या नाम है, जैसे हम लोग करते हैं ना चिकन तंदूरी, चिकन कबाब, चिकन पता ना क्या क्या होता है, तो वैसे ही जो वहाँ के सांप से जो खाना हांगकांग में बनाया जाता है उसको लिंग हू फेन कहा जाता है। जो कश्मीर है वहाँ पर झील मछली सरसों के तेल में बनी होती है। ये हम लोग जब क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था मिलान करने वाला में, तो यहीं से आया था, तो ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो कश्मीर है वो कहाँ, कश्मीर में जो मछली है किस में बनाया जाता है, सरसों तेल में बनाया जाता है। जो गोवा में मछली है वो नारियल तेल में बनाया जाता है। और केरल में जो टेपेकुआ है उसको और क्या है, उसको भी नारियल तेल में ही बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, कश्मीर में किस में, सरसों तेल, गोवा किस में, कोकोनट के तेल में मछली बनाया जाता है। और जो केरल होता है वहाँ पे जो टेपिकुआ होता है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है उसको भी नारियल तेल में ही उबाला जाता है, बनाया जाता है। टू टेक टैंक बनाने के लिए ज़मीन को गड्ढा खोद कर पक्का कर लेते हैं। यानी जो टैंक बनाया जाता है, जो कुआं बनाया जाता है, उसको क्या, वहाँ उसको खोद के उसके अंदर क्या किया जाता है, उसको पक्का कर लिया जाता है। मतलब ईंटा जोड़ के चारों तरफ से उसको अच्छे से बनाया जाता है। एक ढक्कन से ढक भी दिया जाता है कि उसमें कुछ बाहर की जो चीज़ें होती है वो गंदगी ना जाए। घर की ढलान वाली छत से पाइप जोड़कर टैंक तक पहुंचा दिया जाता है। पाइप के मुंह पर जाली लगाया जाता है ताकि टंकी में कूड़ा ना जाए। मतलब क्या कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वर्षा जल है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, यानी वर्षा जल का जो संरक्षण है, यानी छत पर से क्या किया जा रहा है, एक पाइप सीधे और क्या किया जाता है, पाइप को जोड़ दिया जाता है और उसको जो टैंक बनाया जाता है उसी में क्या किया जाता है, ला के लगा दिया जाता है। और उसके क्या होता है, उसके जो पाइप होता है उसके मुंह पे एक जाली लगा दिया जाता है, जिससे कि जो बाहर के जो कचरे हैं, जो छत पे कचरा उचरा था वो दह के उस टैंक में ना जाए, उसमें गंदगी ना हो। यह पानी हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है, उससे साफ कर दिया गया है हो। यानी उसको क्या किया जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको सफाई की जाती है और उसी का हम पीने में, खाने में और साफ़ सफाई में यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आज हमने जितना भी ईवीएस का जितना थ्योरी पार्ट था वो कर लिए थे। अब ईवीएस का जो पेडागॉजी का जो सेक्शन है इसको अगले वीडियो में करेंगे। इसको भी 2 दिन में ख़त्म कर देंगे, उसके बाद ईवीएस हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद केवल प्रीवियस ईयर करेंगे और प्रीवियस ईयर में एक दिन में 30 क्वेश्चन करेंगे। और क्योंकि अब ये थी क्या बोलते हैं, थ्योरी पढ़ लिए तो यहाँ से हमको क्या होगा, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हैं उसको समझ गए हैं तो प्रीवियस ईयर करने में हमको क्या होगी, उतनी परेशानी नहीं रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अच्छे यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम चंपारण एकेडमी पे क्या कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर तो लेटेस्ट वाले करने हैं, तो ये और बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।